क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या इसे बनाने के लिए भगवान की जरूरत थी या यह खुद ब खुद जन्मा? और क्या एक दिन सब कुछ खत्म भी हो जाएगा? आज हम उस किताब की बात करेंगे जिसने इन सवालों को नई दिशा दी। स्टीफन हॉकिंग की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी समय का संक्षिप्त इतिहास। स्वागत है बुक समंदर में, जहां हर किताब हमें हमारी सोच की सीमाओं से बाहर पूरे ब्रह्मांड तक ले जाती है। आइए खोजते हैं ब्रह्मांड की वो अदृश्य ताकत जिसने हमेशा से इंसान को हैरान किया है। भाग 1, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुआ और कहां से आया। स्टीफन हॉकिंग की किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इसी सबसे बड़े रहस्य से शुरुआत करती है। और हॉकिंग कहते हैं ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है एक विस्फोट से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। यह समय, अंतरिक्ष, पदार्थ और ऊर्जा का जन्म था। यानी बिग बैंग से पहले समय भी नहीं था और पहले जैसा शब्द भी मायने नहीं रखता। हमारे दिमाग के लिए यह समझना आसान नहीं, क्योंकि इंसान ने हमेशा यह माना कि हर घटना का कोई न कोई पहलू होता है। लेकिन विज्ञान कहता है समय खुद बिग बैंग से पैदा हुआ। तो बिग बैंग से पहले क्या था? यह पूछना वैसा ही है जैसे उत्तर दिशा के उत्तर में क्या है। इसका मतलब बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। हॉकिंग बताते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है और जितनी दूर हो उतनी तेजी से जा रही है। यानी बिग बैंग सिर्फ अतीत की घटना नहीं है, यह आज भी जारी है। और यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसे फैलाने वाला ऊर्जा स्रोत कहां से आया? क्या यह किसी ईश्वर, किसी रहस्यमय शक्ति या किसी प्राकृतिक नियम का परिणाम है? हॉकिंग इस प्रश्न का एक साहसिक जवाब देते हैं। ब्रह्मांड को शुरू करने के लिए किसी चमत्कार या अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं थी। प्राकृतिक वैज्ञानिक नियम इतने शक्तिशाली हैं कि वे कुछ नहीं से सब कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। और यही वह जगह है जहां यह किताब दुनिया की सोच को बदल देती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड को धर्म, मिथक और कल्पना से निकालकर विज्ञान और तर्क की रोशनी में रख देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिग बैंग की आग से पैदा हुआ ब्रह्मांड कैसे बना? तारों और गैलेक्सियों का निर्माण कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, समय का अंत भी होगा क्या? यही खोज हमें लेकर जाएगी अगले भाग में। भाग 2, समय और अंतरिक्ष की रहस्यमयी भाषा। ब्रह्मांड सिर्फ तारों, ग्रहों और गैलेक्सियों का खेल नहीं है। इसके पीछे 2 ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हर चीज को नियंत्रित करती हैं, समय और अंतरिक्ष। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं अगर ब्रह्मांड को समझना है तो समय और स्थान को समझे बिना कुछ भी समझा नहीं जा सकता। हम आमतौर पर समय को घड़ी की सुइयों की तरह समझते हैं, सेकंड, मिनट, घंटे। लेकिन विज्ञान की दुनिया में समय एक लचीली, मुड़ने मोड़ने वाली और फैलने सिकुड़ने वाली चीज है। यानी समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार गति बढ़ती है तो समय धीमा होता है, गुरुत्व बढ़ता है तो समय धीमा होता है। यानी समय पत्थर नहीं है, रबर जैसा है। हालात के अनुसार खिंचता और सिकुड़ता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब सफर करे और फिर वापस आए तो उसके लिए केवल कुछ साल बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर शायद दशकों या सदियों गुजर जाएंगी। समय यात्रा सुनने में फिल्म लगती है, लेकिन हॉकिंग कहते हैं यह विज्ञान की संभावनाओं में शामिल है। लेकिन समय अकेला खिलाड़ी नहीं है। समय और स्थान दोनों जुड़े हुए हैं। इन्हें मिलाकर कहा जाता है स्पेस टाइम। यानी ब्रह्मांड में कहां और कब दोनों को एक साथ परिभाषित किया जाता है। अगर ब्रह्मांड एक मंच है तो मंच सिर्फ जगह नहीं, समय भी है। और जो भी इस मंच पर होता है, ग्रहों की गति से लेकर हमारी धड़कनों तक, सब स्पेस टाइम की भाषा का पालन करता है। अब सोचिए, अगर समय और स्थान बिग बैंग के साथ पैदा हुए तो एक दिन वे खत्म भी हो सकते हैं। यानी सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं, समय का भी अंत हो सकता है। और अगर समय खत्म हो जाएगा तो शुरुआत का क्या मतलब रहेगा? पहले और बाद में जैसी कल्पनाएं हमेशा के लिए मिट जाएंगी? और क्या इस अंत के बाद कोई दूसरा ब्रह्मांड पैदा होगा? यहीं से हॉकिंग हमें अगले रहस्य की ओर ले जाते हैं। ब्लैक होल, ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक, रहस्यमय और शक्तिशाली दानवों की ओर।
जहां गुरुत्व इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी भाग नहीं सकता और जहां समय लगभग रुक जाता है। ब्लैक होल समझना यानी उस दरवाजे के पास पहुंचना जहां विज्ञान और कल्पना मिल जाते हैं। और शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, हम कहां से आए हैं और अंत में कहां जाएंगे। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक कोने में, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। भाग 3, ब्लैक होल, समय का कारागार और प्रकाश का अंतिम अंत। ब्रह्मांड खूबसूरत है, लेकिन यह उतना ही खतरनाक भी है। तारों, ग्रहों और गैलेक्सियों की चमक के बीच छिपा होता है एक ऐसा दानव, ब्लैक होल। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर जगह है, जहां भौतिकी के नियम भी झुक जाते हैं। ब्लैक होल कैसे बनता है? जब कोई विशाल तारा अपनी उम्र पूरी करता है, उसका ईंधन खत्म हो जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण उसे भीतर ही भीतर सिकोड़ने लगता है और सिकुड़ते सिकुड़ते वह अनंत घनत्व वाली एक बिंदु पर आ गिरता है, जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, यानी एक ऐसी जगह जहां द्रव्य अनंत, घनत्व अनंत, लेकिन आकार शून्य के बराबर। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर होती है एक अदृश्य सीमा, इवेंट हॉराइजन। इसे पार करने के बाद कोई रास्ता वापस नहीं आता, प्रकाश भी नहीं। इसलिए ब्लैक होल काला दिखाई देता है, क्योंकि वह प्रकाश को निगल जाता है। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, समय। ब्लैक होल के पास समय बेहद धीमा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल के नजदीक जाए तो उसके लिए समय लगभग रुक जाएगा, लेकिन दूर खड़े लोगों के लिए हजारों लाखों साल बीत सकते हैं। यानी ब्लैक होल सिर्फ जगह ही नहीं निगलते, समय भी निगलते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल को समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। पहले विज्ञान कहता था कि जो ब्लैक होल में चला गया वह हमेशा के लिए खत्म, लेकिन हॉकिंग ने साहस के साथ कहा, ब्लैक होल भी वाष्पित हो सकते हैं। वे सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसे कहा गया हॉकिंग रेडिएशन। यानी ब्लैक होल हमेशा नहीं रहते, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो सवाल उठता है, जो चीजें ब्लैक होल निगल लेते हैं उनका क्या होता है? क्या जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है या किसी रूप में बच जाती है? यह सवाल आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में शामिल है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। और यही हमें अगले रहस्य की ओर ले जाता है। अगर ब्रह्मांड का हर कण नियमों के अनुसार चलता है, तो ब्लैक होल का रहस्य अनदेखा करना असंभव है, क्योंकि इसका उत्तर हमें ब्रह्मांड की संपूर्ण समझ की ओर ले जा सकता है। एक ऐसी समझ जो गुरुत्व, क्वांटम और ऊर्जा को एक ही सिद्धांत में बांध दे। अगर आप ब्लैक होल के पास पहुंच जाएं, तो आपके साथ क्या होगा? सोचिए जरा। भाग 4, क्वांटम। दुनिया और प्रकृति के अदृश्य नियम ब्रह्मांड दूर से देखने पर सरल लगता है। तारे, ग्रह, गैलेक्सियां, गति और गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जैसे ही हम छोटी छोटी चीजों को देखने लगते हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, वास्तविकता एकदम बदल जाती है। यहीं से शुरू हुई क्वांटम दुनिया, जो तर्क के सबसे गहरे नियमों को चुनौती देती है। क्वांटम भौतिकी कहती है, दुनिया उतनी ठोस नहीं है जितनी दिखाई देती है। कण कभी तरंग की तरह, कभी कण की तरह व्यवहार करते हैं। और इससे भी चौंकाने वाली बात, कोई कण तब तक निश्चित नहीं होता जब तक हम उसे माप न लें। यानी वास्तविकता स्थिर नहीं, संभावनाओं का बादल है। इलेक्ट्रॉन एक जगह पर भी है और दूसरी जगह पर भी, जब तक हम उसे देखने न जाएं। यह बात विज्ञान में सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड को समझने के लिए सिर्फ नियम, गणित और तर्क काफी है। लेकिन क्वांटम दुनिया कहती है, ब्रह्मांड अनिश्चितता पर चलता है। और यहीं स्टीफन हॉकिंग एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने की दुनिया रिलेटिविटी से चलती है और छोटे पैमाने की दुनिया क्वांटम भौतिकी से। दोनों सच हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यह यहीं खत्म नहीं होता। क्वांटम दुनिया की एक और चौंकाने वाली सच्चाई है, क्वांटम एंटेंगलमेंट। अगर दो कण आपस में जुड़े हों, तो चाहे एक पृथ्वी पर हो और दूसरा ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर, एक कण में बदलाव होते ही दूसरे में तुरंत बदलाव होगा। यानी जानकारी प्रकाश से भी तेज फैल सकती है। आइंस्टाइन ने इसे भूतिया क्रिया कहा और इसे मानने से इनकार किया, लेकिन प्रयोगों ने साबित किया यह सच है। तो सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा से नहीं बना, बल्कि सूचना भी इसकी मूल इकाई है? क्या वास्तविकता गणित और संभावनाओं के बीच छिपी है? और यही चुनौती वैज्ञानिकों को मजबूर करती है।
अगर क्वांटम और रिलेटिविटी दोनों सच हैं, तो एक अंतिम सिद्धांत होना चाहिए जो गुरुत्व, समय, ऊर्जा और कणों को एक ही गणित में समझाए, यानी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। एक ऐसा विज्ञान जो सब कुछ एक साथ समझा दे। और यहीं से शुरू होता है हमारे सफर का सबसे निर्णायक मोड़। क्योंकि अगर ऐसा सिद्धांत मिल जाए तो हम सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं समझेंगे, हम शायद ब्रह्मांड से आगे भी सोच पाएंगे। भाग 5, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्या सब कुछ एक ही सूत्र से समझा जा सकता है? विज्ञान का अंतिम सपना हमेशा से एक ही रहा है, ब्रह्मांड को एक ही सिद्धांत से समझ लेना। एक ऐसा सूत्र जो तारों से लेकर परमाणुओं तक, ब्लैक होल से लेकर मनुष्य तक, समय से लेकर ऊर्जा तक सब कुछ समझा दे। स्टीफन हॉकिंग इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। रिलेटिविटी हमें बताती है कि ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर कैसा चलता है। गुरुत्वाकर्षण, समय, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का विस्तार। क्वांटम भौतिकी बताती है कि सूक्ष्म स्तर पर क्या होता है। कण, अनिश्चितता, संभावना और ऊर्जा का उतार चढ़ाव। दोनों सिद्धांत अलग अलग दुनिया में सच हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ फिट नहीं होते। यही विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। मानो ब्रह्मांड दो भाषाओं में बात करता हो और इंसान एक ऐसी तीसरी भाषा ढूंढ रहा हो जिसमें दोनों समझी जा सकें। कई वैज्ञानिकों ने इस एकीकृत सिद्धांत की तलाश में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और आज सबसे बड़ा उम्मीदवार है स्ट्रिंग थ्योरी। यह कहती है कि ब्रह्मांड की मूल इकाई कण नहीं, बल्कि कांपती हुई सूक्ष्म स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स के कंपन ही द्रव्य, ऊर्जा और कणों को अलग अलग पहचान देते हैं, यानी ब्रह्मांड संगीत जैसा है। कंपन बदलो तो कण बदलता है, धुन बदलो तो वास्तविकता बदल जाती है। लेकिन यहां भी सवाल खत्म नहीं होते। स्ट्रिंग थ्योरी को सच करने के लिए ब्रह्मांड में 11 आयामों की जरूरत होती है। हम सिर्फ 3 आयाम देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और चौथा समय। बाकी 7 आयाम, वे हमारी पहुंच से बाहर हैं, मुड़े हुए, छिपे हुए, बंद। क्या यह कल्पना है या सच में ब्रह्मांड के पर्दे के पीछे छिपी हुई भाषा? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, एक दिन हम ब्रह्मांड की वास्तविक संरचना समझ सकते हैं। और अगर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाती है, तो इसका नतीजा सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगा, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि उस दिन हम यह समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड को मौजूद होने की जरूरत ही क्यों थी। यहीं से एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ब्रह्मांड नियमों से चलता है, तो क्या इन नियमों को किसी ने बनाया या ये अपने आप अस्तित्व में आए? यानी क्या भगवान की जरूरत है या ब्रह्मांड खुद पर्याप्त है? और इसी प्रश्न के लिए हम पहुंचते हैं अगले अध्याय में, जहां विज्ञान, धर्म, दर्शन और अस्तित्व सब एक दूसरे से टकराते हैं। भाग 6, भगवान, विज्ञान और ब्रह्मांड। क्या किसी निर्माता की जरूरत है? जब भी मनुष्य ने आसमान की ओर देखा, एक सवाल हमेशा साथ रहा, यह सब किसने बनाया? पहाड़, समुद्र, तारे, आकाश, उनके पीछे एक निर्माता होना ही चाहिए। यह विचार हजारों वर्षों से मानव सभ्यता के भीतर गहराई से बैठा है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, अगर ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक हैं कि वे स्वयं ब्रह्मांड को जन्म दे सकें, तो किसी चमत्कार या अलौकिक शक्ति की जरूरत शायद नहीं है। यह विचार सुनकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है, एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ तर्क। लेकिन हॉकिंग का उद्देश्य आस्था पर हमला करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि ब्रह्मांड को समझने के लिए विज्ञान पर्याप्त उपकरण देता है। विज्ञान कहता है, ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई। समय और स्थान उसी क्षण पैदा हुए। इसलिए यह प्रश्न, बिग बैंग से पहले क्या था, तर्क संगत नहीं, क्योंकि पहले की अवधारणा ही बिग बैंग के साथ जन्मी। यानी समय स्वयं उत्पन्न हुआ, स्थान स्वयं उत्पन्न हुआ, ऊर्जा और पदार्थ क्रमशः विकसित हुए। तो फिर सवाल उठता है, यह सब कुछ क्यों हुआ? हॉकिंग का साहसिक निष्कर्ष, अगर भौतिक विज्ञान के नियम मौजूद हैं, तो ब्रह्मांड स्वतः जन्म ले सकता है। यानी शून्य से ब्रह्मांड का जन्म असंभव नहीं, बल्कि प्राकृतिक परिणाम है। यहां कुछ लोग कहते हैं, विज्ञान कारण बताता है, लेकिन उद्देश्य नहीं बताता। यह बात सही है, विज्ञान कैसे बता सकता है, लेकिन क्यों नहीं? हॉकिंग का दृष्टिकोण यह है, ब्रह्मांड को उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, यह अपने नियमों के कारण मौजूद है। अब बात आती है मनुष्य की।
हजारों वर्षों तक इंसान ने धर्म और मिथकों के सहारे दुनिया को समझने की कोशिश की। पर विज्ञान कहता है, हम इस ब्रह्मांड के केंद्र नहीं, हम इसकी एक छोटी सी घटना है। इससे मनुष्य छोटा नहीं होता, बल्कि और अधिक अद्भुत साबित होता है। ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और हम इंसान इस विशाल समय रेखा में बहुत छोटे हैं। फिर भी हम उस ब्रह्मांड को समझने की क्षमता रखते हैं जिसने हमें जन्म दिया। यही स्टीफन हॉकिंग का असली संदेश है। ब्रह्मांड में हमारी जगह छोटी है, लेकिन ज्ञान की क्षमता असीमित है। और अब यात्रा पहुंचती है अंतिम अध्याय पर, जहां हम तय करेंगे कि यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के विचार और जिज्ञासा की विजय है। आपको क्या लगता है, भगवान है या नहीं? कमेंट में बेझिझक लिखिए। भाग 7, अंतिम भाग। हम कौन हैं और कहां जा रहे हैं? स्टीफन हॉकिंग की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हमें ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाती है। बिग बैंग की चिंगारी से लेकर गैलेक्सियों के जन्म तक, समय की लचीली बनावट से लेकर ब्लैक होल के अंधेरे गर्त तक, क्वांटम उलझनों से लेकर एक सार्वभौमिक सिद्धांत की तलाश तक। लेकिन इस पूरी यात्रा के अंत में एक सवाल बच जाता है, हम इस ब्रह्मांड में क्या हैं? 13.8 अरब वर्ष पहले जब ब्रह्मांड बना, तब न तारे थे, न ग्रह, न जीवन। फिर भी आज हम मनुष्य उसी ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया। यह बात अपने आप में चमत्कार से कम नहीं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, हम सिर्फ तारों की धूल हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड विशाल है, इतना विशाल कि हमारा अस्तित्व नगण्य लगता है। लेकिन हमारी जिज्ञासा, हमारा ज्ञान, हमारा तर्क हमें अद्वितीय बनाता है। ब्रह्मांड ने जीवन को जन्म दिया और जीवन ने ऐसे मस्तिष्क को जन्म दिया जो ब्रह्मांड को समझ सके। यह प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना है। इस किताब का संदेश सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह मानवता की जीत है। यह हमें सिखाती है कि अंधविश्वास, कल्पनाएं और मिथकों की दुनिया छोटी है, जबकि विज्ञान की खोज का आकाश अनंत है। हो सकता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य अभी भी बाकी हों। हो सकता है कि एक दिन हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिले, या शायद यात्रा कभी खत्म न हो। लेकिन प्रश्न पूछना, खोज जारी रखना, संशय करना, तर्क करना, यही इंसान की असली ताकत है। स्टीफन हॉकिंग ने व्हीलचेयर में बैठे हुए, हर दिन अपने शरीर से लड़ते हुए पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। उन्होंने साबित किया कि शरीर सीमित हो सकता है, लेकिन दिमाग नहीं। अंतिम संदेश, ब्रह्मांड को समझना सिर्फ विज्ञान की बात नहीं, यह स्वतंत्र सोच, जिज्ञासा और ज्ञान की आजादी की यात्रा है। और जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देगा, वही दिन उसकी असली हार होगी। लेकिन जब तक हम सीख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तक हम जीवित हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि चेतना से। याद रखिए, ब्रह्मांड भले ही 13.8 अरब साल पुराना हो, लेकिन आपका दिमाग उससे भी पुराना सपना देख सकता है। तो दोस्तों, यह था स्टीफन हॉकिंग का ब्रह्मांड का यात्रा। यदि आपको यह ज्ञान का सफर पसंद आया है, यदि आप दुनिया को आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर समझना चाहते हैं, यदि आप किताबों में छिपे सच को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जुड़िए बुक समंदर के साथ। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच को विकसित करते हैं, हम ज्ञान की खोज करते हैं, तर्क को आवाज देते हैं और सवालों को जन्म देते हैं। और हां, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा भाग कौन सा रहा। और सबसे जरूरी बात, बुक समंदर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान वही है जहां खोज शुरू होती है। तो मिलते हैं अगली किताब और विचारों के समंदर में। तब तक सवाल पूछते रहिए। इस सफर में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।